स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पूना और मुंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। यानी कि स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? तो हैदर राजा ने किया, सैयद हैदर राजा ने। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया, पूना और मुंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय। यहाँ पर क्वेश्चन लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पूछेगा स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सैयद हैदर राजा। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने कहाँ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में किया था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। तो पूछेगा चिदम्बरम ने कहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मद्रास में किया था, मद्रास में किया था। तो सवाल इस तरह से भी घुमाकर पूछ सकता है पूछने के लिए। पूना और मुंबई में किसने किया था? तो तिलक ने। पूना और मुंबई में किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व? तो तिलक ने किया था। पंजाब में किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन इस लाइन से बनेंगे। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। 1906 में जो है कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए, कौन किए? तो दादा भाई नौरोजी ने। और पहली बार क्या किए कि स्वराज की मांग के प्रस्तुत किए। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पूछेगा कि 1906 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत कहाँ किए थे? तो पहला हो जाएगा कोलकाता में। दूसरा सवाल, कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग कहाँ प्रस्तुत की? तो कब प्रस्तुत की? तो 1906 में। एक दूसरा सवाल ही हो गया। तीसरा हुआ कि 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत कब की? तो कलकत्ता में। और उसके बाद हो जाएगा 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए, मतलब किसने अध्यक्षता की 1906 में? तो दादा भाई नौरोजी ने। और पहली बार स्वराज की मांग की तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और दूसरा बात कि यहाँ पर और भी सवाल होगा, 1906 में कलकत्ता के हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने किस चीज़ की मांग प्रस्तुत की थी? तो स्वराज की मांग प्रस्तुत की। कब की? तो पहली बार। तो सवाल घुमाकर बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गर्म दल एवं उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। यहाँ पर अब सवाल बनेगा, बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनेगा इस लाइन से। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस जो है 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गर्म दल और उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में क्या हुआ कि विभाजित हो गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी। अब सवाल यह होगा कि स्वदेशी आंदोलन जो है उस समय ये जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, कब हुआ था? तो कांग्रेस का बंटवारा स्वदेशी आंदोलन का समय हुआ था। कब? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। दूसरा पूछेगा कि 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था स्वदेशी आंदोलन के समय में, वो कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन था। और उसमें क्या हुआ? तो उसमें जो उग्रवादी यानी गर्म दल और उदारवादी यानी कि नरम दल, उग्रवादी को गर्म दल बोला जाता था, उदारवादी को नरम दल बोला जाता था। तो दो दलों में क्या हुआ कि कांग्रेस विभाजित हो गई स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर। ठीक है, इनका जो गर्म दल का था, इनका था कि शांति से नहीं होगा, शांति से नहीं किया जाएगा, पूरा मतलब विरोध प्रदर्शन सब कुछ होगा। लेकिन उदारवादी चाहते थे कि शांति से हो, यानी पत्र लिखकर शांति से किया जाए। लेकिन ये गर्म दल वाले इससे सहमत नहीं थे। विनती अनुनय विनय करने वाले में ये गर्म दल वाले विश्वास नहीं करते थे। इसी कारण क्या होता है कि 1907 ईस्वी के सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो जाती है, गर्म दल और नरम दल यानी कि उग्रवादी और उदारवादी दो दलों में विभाजित हो जाती है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रासबिहारी बोस। पूछेगा कि जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ यानी कि विभाजन हुआ, दो दलों में विभाजित हुई, उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी। कब की थी? तो 1907 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? तो सूरत में की थी।
और क्या हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था कितने दलों में, तो 2 दलों में। कौन कौन से, तो गर्म दल यानी उग्रवादी और नरम दल यानी उदारवादी। और क्यों हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर। जो तरीका था वो गर्म दल वालों को जो है नरम दल वालों का तरीका अच्छा नहीं लगता था। अनुनय विनय कीजिए, शांति के साथ कीजिए, उसके बाद से पत्र लिखिए, और उसके बाद से अंग्रेज आपकी बातों को मान लेंगे, इस पर वो विश्वास नहीं करते थे। वो चाहते थे कि पूरी तरह पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन हो व्यापक तौर पर, लेकिन नरम दल वाला शांति से करना चाहते थे। इसी बात को लेकर ये जो आपका बंटवारा यानी कि विभाजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ देखते हैं। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ क्या है देखते हैं। डफरिन, डफरिन जो है डफरिन है डफरिन, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन का कथन ये था कि कांग्रेस जो है केवल सूक्ष्मदर्शी है और अल्पसंख्या यानी कि कम जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व करती है। ये बात सही भी था, क्योंकि जब तक महात्मा गांधी नहीं आए थे, ये मतलब शहर के लेवल पर ही ये लोग अपना क्या करते थे, वो अधिवेशन करते थे, और बस इसमें पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा उसमें शामिल थे। लेकिन कांग्रेस में जो जब 1915 में जब शामिल हुए आपके महात्मा गांधी कांग्रेस में, उसके बाद जो वो कांग्रेस को जो पूरे देश में फैलाए, पूरे व्यापक तौर पर पूरे देश में फैलाए, जिसमें जो आगे चलकर किसान से लेकर मतलब निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक, हाई क्लास से लेकर मिडिल क्लास और निम्न लोग भी शामिल हुए। जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, बढ़ई हो गए, नाई हो गए, मतलब हर लोग शामिल हुए इसमें। तो पहले सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही, वकील वकील यही लोग शामिल थे। तो ये बात भी सही था कि कांग्रेस उस समय जो है सूक्ष्म, तो इसका कथन भी सही था। करजन जो है कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, यानी कि जो है कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये करजन 1905 में इसी के समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये जो उसमें कहा था कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसी को देखकर ये कहा था। अरविंद घोष जो है कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। अरविंद घोष जो है बोले थे कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने ही वाली है, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम था कि कांग्रेस के जो लोग हैं पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्विनी कुमार दत्त जो है कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त का जो है कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। एकदम ये सही बोले थे। जितने भी लोग उस समय जो जो भी बात बोले थे कुछ सोच समझ कर ही बोले, कुछ लगता था इसलिए बोलते थे। 3 दिन का तमाशा है, तो 3 दिन कांग्रेस का सम्मेलन होता था, अनुनय विनय होता था, लेकिन उससे कुछ होता नहीं था। तो ये बात भी सही था उस समय के अनुसार। लाला लाजपत राय जो है बोले थे कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय भी जो बोले थे कि कांग्रेस जो है ना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और इसलिए है कि क्योंकि लॉर्ड डफरिन को जो है उस समय समझ में आ गया था कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो वो क्रांति तो हुई ही थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जन आंदोलन आंदोलन कृषि आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, बहुत तरह के लगातार आंदोलन होते रहे। तो उसे लग गया था कि जो इनकी जो प्रॉब्लम है, उसे लग गया था कि आने वाले समय में लोगों का जो आक्रोश है, गुस्सा है, कहीं वो एक बड़े स्तर पर 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर सामने ना आए। इस तरफ से उसने क्या किया कि ये जो है कांग्रेस जैसी संस्था बनाने में जो है उसने मतलब किया था कि उसका एक अंग्रेज अथी था एओ ह्यूम जिसके नाम से फेमस था। तो उसी के निर्देशन में ये क्या बना, कांग्रेस बना। इसलिए ताकि लोग जो यहाँ पर आकर अपना बात कर सके, उन्हें लगे कि हाँ मैंने अपनी बात कह दिया और सरकार ने सुन ली, तो वो शांति रहेंगे। या जो भी लोग हैं जो आंदोलन करते हैं वो अपने नेता से बात करेंगे और नेता उन्हें समझाएंगे कि ऐसा ऐसा है, तो धीरे धीरे मतलब जो भी विद्रोह होने वाला है वो शांत रहेगा। तो इसलिए उसने जो है ना ये लाला लाजपत राय का कथन सही था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। चलिए बिपिन चंद्र पाल जो है कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल बोले कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था। और क्या क्या होता है कि 1885 में जब कांग्रेस बना, उसके बाद ये लोग सिर्फ अनुनय विनय प्रार्थना याचना यही करते थे, और अंग्रेज तो सुनते नहीं थे, कहाँ सुनने वाले थे। वो बस इनकी बातों को मजाक में लेते थे, सीरियस नहीं लेते थे। तो यही कारण है कि कांग्रेस में जो है लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल जो है ग्राम दल वाले थे। और ये चाहते थे कि विरोध प्रदर्शन हो व्यापक तरीके से। लेकिन बाकी जो नरम दल वाले थे वो जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतलब उनको डर होता था कि कहीं पकड़ कर जेल में न बंद कर दे या कुछ करना दे, तो इसलिए वो शांतिपूर्वक करते थे। लेकिन गरम दल वाले जो है ना जेल से ये मरने से डरते नहीं थे, तो शायद इसलिए वो तैयार थे देश की आज़ादी के लिए, जो है ना मर मिटने के लिए तैयार थे। तो
वो इसलिए वो इनकी जो है नरम दल वाले की जो भी मतलब याचना करने वाली रणनीति थी शांतिपूर्वक, उससे वो लोग सहमत नहीं थे। तो इसलिए जो बिपिन चंद्र पाल थे ये गर्म दल वाले के थे, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है याचना करने वाली क्या है, साधना संस्था है, सिर्फ याचना करती है, होता कुछ भी नहीं है। चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। यानी कि स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था उसी समय जो है, उसी के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखे। किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है अमार सोनार बांग्ला। कब लिखे? तो स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही लिखे। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाद में जो है यही गीत क्या होता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। कौन सा गीत? तो अमार सोनार बांग्ला जो है बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। यहाँ पर क्वेश्चन मार लिए, ये से सवाल बनता है। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त यानी कि अश्विनी कुमार दत्ता जो है ने 22 साल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। यानी कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए कौन किए? तो अश्विनी कुमार दत्त ने 22 साल में क्या किए? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की है। यहाँ पर क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन पूछेगा कि अश्विनी कुमार दत्त ने 22 साल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसके लिए की थी? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए की थी। अब सवाल फिर से, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किसने 22 साल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की? तो आपका आंसर होगा अश्विनी कुमार दत्ता। फिर से सवाल, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने 22 साल में किस समिति की स्थापना की थी? तो स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। फिर से सवाल, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त जो है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो 22 साल में की थी। तो इतने सवाल एक लाइन से बन रहे हैं, इतने सवाल, तो एग्जामर इतने सवाल बना सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1893 ईस्वी का वर्ष, 1893 ईस्वी का वर्ष देखते हैं, एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी जो है ना, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है, इनका जो है समय देखिए 1863 से 1902 ईस्वी, ये याद रखिएगा। अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। 1893 ईस्वी में क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका के शिकागो नगर में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? तो अमेरिका के शिकागो नगर में पहुँचे। कब पहुँचे? तो 1893 ईस्वी में। कौन पहुँचे? तो स्वामी विवेकानंद पहुँचे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। सितंबर 1993 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन, कहाँ हो रहा था सर्वधर्म सम्मेलन? तो आपका अमेरिका के शिकागो में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? तो अमेरिका के शिकागो नगर में हो रहा था। क्या हो रहा था? तो सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। कब हो रहा था? तो सितंबर 1893 ईस्वी में। सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। पहले दिन क्या होता है कि उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों के गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाना लगा। किसे कहा जाने लगा? तो आपको स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। इनको जो है पहले तो ये सम्मेलन में भाग लेने गए, सर्वधर्म सम्मेलन में, पूर्व दुनिया के अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पर सम्मेलन में शामिल हुए थे अपने अपने धर्म के बारे में बात करने के लिए। तो ये भी शामिल हुए भारत की तरफ से, और इन्हें जो है ना ये भारत का है ये समझ कर ये क्या बोले लगा, ये इनका पहनावा देखकर और इनका जो है भारत का है ये देखकर ये बोले ये क्या बोलेगा, इनको तो कुछ आता है नहीं। लेकिन किसी तरह से इनको 2 मिनट का समय मिला बोलने के लिए, और जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया, और उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका मतलब एक बार जो किताब पढ़ लेते थे वो याद हो जाता था। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में। शायद एक बार जर्मनी का एक कोई बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था, और वो क्या होता कि एक किताब पढ़ रहा था, कोई किताब मतलब दूसरे लैंग्वेज में पढ़ रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त किताब थी कोई। तो वो करीब करीब शायद 3 महीने या 6 महीने, पता नहीं कितने मतलब महीने से पढ़ रहा था, लेकिन उसको नहीं होता है कि समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी लाइब्रेरी में वो गए, तो देखे ये, वो उनसे मिला, ये भी मिला। उसको बाद क्या पढ़ रहे हैं? तो ऐसे ही, तो वो बोले कि क्या मैं इस किताब को देख सकता हूँ? तो वो बेचारा लगा हंसने कि ये एक सन्यासी ये क्या पढ़ेंगे, मैं इस भाषा को इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रही ये क्या समझेंगे। वो मतलब अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था। उन्होंने कहा कि मुझे बस इतने समय के लिए आप दे दीजिए, उसके बाद आप ठीक है सिर्फ इतने समय के लिए दीजिए। तो वो मजाक में लिया कि बस ये इतने समय लेगा, देखेगा बस दे देगा, करेगा कुछ नहीं। उन्होंने उस किताब को लिए और उसके पूरे पेज को देखे, और उस पेज उसके पढ़े, जो भी पढ़ना था जो करना था किए, वो वापस उसको दे दिया।
उसके बाद बोले कि तुम्हें क्या जानना है इस किताब के बारे में। तो बोले कि मैं क्या जानूंगा, मैं तो इतने साल से पढ़ रहा हूँ, समझ नहीं, आप क्या बताएंगे, आप तो कुछ नहीं बताएंगे। बोले कि जहाँ से इच्छा हो वहाँ से पूछिए। और उस किताब के बारे में जब स्वामी विवेकानंद बताना शुरू किए तो वो व्यक्ति भौचक्का रह गया, सोचता ही रह गया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि कुछ समय के लिए किताब लिया और उतने देर में पूरे किताब को समझ गया, पढ़ लिया, और पूरे किताब में क्या लिखा है ये भी पता रहा है, और वो भी दूसरी भाषा में है जिस भाषा को जानता भी नहीं है, फिर कैसे पढ़ लिया। वो भौचक्का रह गया और अंत में जो है ना उसे माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैं इतने सालों से हैं और इस भाषा का मैं जानकार भी हूँ, फिर भी मैं इस पुस्तक के क्लिष्ट शब्दों को समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब इस लेवल का इस शब्द का इस्तेमाल किया गया समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं इस भाषा का जानकार भी हूँ फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ, और इतने समय से पढ़ रहा हूँ, और ये कुछ ही देर में आया पढ़ा जो इस भाषा के जानकार भी नहीं है फिर भी पढ़ के सब कुछ समझ गया और समझा दिया। तो वो उस समय उनसे माफ़ी मांगा और कहा कि आप मतलब है, वो मान गया कि भारत भी है। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में जो भी लोग उनसे मिले जाने, चाहे आप निकोला टेस्ला के बारे में भी बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, निकोला टेस्ला भी मिले थे स्वामी विवेकानंद से और उनसे बात किए, और उनके बात जब किए तो प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद से। तो विवेकानंद इस तरह के ख्याति थे। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे सन्यासी हुआ कि आप वर्तमान भूत और भविष्य भी बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये जो है ना त्राटक करते थे, त्राटक डेली त्राटक करते थे और ध्यान करते थे। त्राटक करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो है ना फोकस लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। एक बार वो ध्यान कर रहे थे तो उनके पास आकर सांप मतलब पास आ गया था, और लोग जो है चिल्ला रहे थे लेकिन उनको सुनाई नहीं दिया, सांप कुछ नहीं किया, चुपचाप चला गया। जब ध्यान से वो जब उठे तो लोगों ने कहा कि हम लोग चिल्ला रहे थे कि आपको सुनाई नहीं दिया। तो चिल्ला रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे? तो आपके पास बहुत ही मतलब बड़ा सांप और काला सांप जो है, मतलब समझिए कि वो कोबरा ही था, बहुत ही खतरनाक सांप था, जहरीला सांप था, आपके पास आकर खड़ा था। हम लोग चिल्ला रहे थे लेकिन आप तो ध्यान ही नहीं दिए। तो क्या हुआ? तो सांप ने आप कुछ नहीं किया, चला गया। तो ऐसे ही बात है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। चलिए, इतने ज़्यादा वो मतलब मेडिटेशन इस तरह इस लेवल का मेडिटेशन करते थे और त्राटक करते थे। उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज था, बहुत ही ज़्यादा। एक बार किसी भी किताब को पढ़ लेते थे, बस उसका पेज बाई पेज उसका एक एक वर्ड और कौन से पेज में क्या क्या लिखा है सब कुछ बता देते थे। तो बहुत ही हाई लेवल के कॉन्शियस माइंड के वो थे, तो इसलिए स्वामी विवेकानंद है। चलिए मिलते हैं, आगे देखते हैं। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, जितना आप जानिएगा उतना कम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष, 1893 ईस्वी में जो है 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी की भारत भूमि पर वापसी हुई। यानी कि 1893 ईस्वी में जो है 14 वर्ष के बाद अरविंद घोष जो है, इनका समय काल है 1872 से 1950 ईस्वी की भारत भूमि पर क्या हुई? भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट जो है, 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट जो है, इनका समय है, याद रखिएगा, 1847 से 1933 ईस्वी, 1847 से 1933 ईस्वी इनका समय है एनी बेसेंट का। और ये भारत आई कब आई? तो 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट कब आई? भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी, वो जो है वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ, और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है 1869 से 1948 ईस्वी, यानी कि 1869 में इनका जन्म हुआ है और पूरा समय काल है 1869 से 1948 ईस्वी किसका? तो महात्मा गांधी का। और ये जो है 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। यानी कि एक गुजराती अति था, व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम था। तो अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के लिए कहाँ गए? तो दक्षिण अफ्रीका गए। ये वहाँ पर जो है ना व्यापार करता था, बिजनेस करता था। तो उसी के मुकदमे में कब? 1893 में महात्मा गांधी जो है अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष जो है महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। क्या कि? तो 1893 ईस्वी में क्या हुआ कि नासिक में चापेकर बंधु, यानी चापेकर बंधु जो थे, एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर
द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। किसने की? तो नासिक में चापेकर बंधुओं ने की। नासिक में चापेकर बंधुओं ने की। यहाँ पर देखिए, नासिक में चापेकर बंधुओं ने गुप्त संस्था यानी कि सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन नामक संस्था के स्थापित की। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन क्या था? तो अनुशीलन समिति था। यहाँ पर क्वेश्चन मारिए, क्या था? तो अनुशीलन समिति था। कहाँ था? तो बंगाल में। किसका? तो क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन था, जिसकी स्थापना जो है 24 मार्च 1903 ईस्वी को हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 मार्च 1903 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 24 मार्च 1903 ईस्वी को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र, यानी कि संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर कौन थे? तो प्रथमनाथ मित्र, यानी कि पी मित्र, इनको शॉर्ट नेम पी मित्र भी बोला जाता है। इसका नेतृत्व संभाला। इसका नेतृत्व कौन संभाला? जो भी संस्थापक थे उन्होंने अनुरोध किया। किसे? तो प्रथमनाथ मित्र, यानी कि पी मित्र, शॉर्ट नेम है पी मित्र। इनसे ये अनुरोध किए, क्योंकि ये बैरिस्टर थे, तो अनुरोध करने पर ये इसका नेतृत्व को संभालें। किसका? तो अनुशीलन समिति का नेतृत्व को संभालें। कौन? तो प्रथमनाथ मित्र, यानी पी मित्र। कहाँ? तो बंगाल में। किसका संगठन था? तो क्रांतिकारियों को पहला संगठन था। स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1903 ईस्वी को हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? कलकत्ता था। कहाँ था? तो कलकत्ता। किसका? तो अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता में था। स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1903 ईस्वी को। इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। इसके प्रथम जो है कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथमनाथ मित्र यानी कि अध्यक्ष थे। प्रथमनाथ मित्र क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। चित्तरंजन दास, उसके बाद अरविंद घोष उपाध्यक्ष। चित्तरंजन दास हो गए दूसरे। तीसरे अरविंद घोष जो उपाध्यक्ष बने। सुरेंद्रनाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष। सुरेंद्रनाथ ठाकुर जो है कोषाध्यक्ष बन गए। और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी। और सिस्टर निवेदिता जो थी कार्यकारिणी की सदस्य थी। तो इतने सारे लोग थे, याद रखिएगा। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन जो है कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ। किसका हुआ? तो अनुशीलन समिति का। किस समय हुआ? तो 1906 में हुआ। कौन सा सम्मेलन था? तब पहला सम्मेलन था। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? तो खून का बदला। आगे अगला हम देखेंगे, आगे चलकर देखेंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं। भारत का गजेटियर 5 और 2 के पेज 564 के अनुसार अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष ने की थी। ये जो भारत का गजेटियर है उसके अनुसार जो है अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 1906 में बारिंद्र कुमार घोष ने की थी। भारत गजेटियर के अनुसार अनुशीलन समिति की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। खून का बदला खून, यानी कि अनुशीलन का क्या था मुख्य उद्देश्य? खून का बदला खून। आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्रनाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया। और आगे चलकर क्या होता है कि बारिंद्र कुमार घोष का, अविनाश कुमार भट्टाचार्य का और भूपेंद्रनाथ दत्त का गुट जो है अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया। और इनका प्रभाव उस समिति पर बढ़ गया। और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। और उन्होंने क्या किया कि आंदोलन को और ज़्यादा उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। इन लोगों ने क्या किया कि 1905 ईस्वी में क्या किया कि भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। कब की? तो 1905 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक? तो भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। इसने तो बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्रनाथ दत्त, यानी कि ये अनुशीलन समिति वाले, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। इनका कथन था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। ये अनुशीलन समिति का कथन था। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य। अक्टूबर 1907 में क्या होता है कि अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति, यानी कि इनके द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी। किसकी? तो वर्तमान रणनीति इनकी दूसरी पुस्तक थी। किसकी? तो अविनाश चंद्र भट्टाचार्य की। कब हुई थी? तो अक्टूबर 1907 में प्रकाशित हुई थी। जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। जिसमें कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। किसमें कहा गया? तो वर्तमान रणनीति नामक दूसरी पुस्तक थी। किसकी? तो अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित। कब हुई थी? तो अक्टूबर 1907 ईस्वी में।
हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन लगाइए, इन सब में पूरा क्वेश्चन लगाते जाइए। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। इसके लिए जो है छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो, अनुशीलन समिति जो है हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा। कहाँ भेजा? तो पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सोफ्रांस्की से बम बनाना सीखा। जिसने किया जो है रूसी क्रांतिकारी कौन था? निकोलस सोफ्रांस्की से बम बनाना सीखा। किसने? तो हेमचंद्र दास कानूनगो ने सीखा। कहाँ? तो पेरिस इनको भेजा गया अनुशीलन समिति के द्वारा इनको, तो हेमचंद्र दास कानूनगो को। और ये जाकर रूसी क्रांतिकारी निकोलस सोफ्रांस्की से बम बनाना सीखे। और ये जो बम बनाकर सीखने के बाद जो है ना, ये लोग भेजे कि आप जाइए वहाँ पर बम बनाकर सीखिए, बम बनाना सीखिए। बम बनाकर सीखने के बाद यहाँ पर इंडिया में आई, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बम और छापामार युद्ध और युद्ध करेंगे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, इसलिए उनको भेजा गया था। बीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। और बीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य क्या किया कि 1906 ईस्वी में, बीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। क्वेश्चन लगाइए फिर से कि युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया तो 1906 ईस्वी में किसने? तो बीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने। कब? तो 1906 ईस्वी में। कौन सा पत्रिका? तो युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका। कौन सा? साप्ताहिक पत्रिका। सप्ताह में एक दिन निकलता था। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। और क्या हुआ कि युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। इनको जो 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1960 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। और 1960 में क्या करना पड़ा? तो इस पत्र को जो युगांतर को बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास ने 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। क्वेश्चन मारिए कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा और पुलिन दास ने। कब की थी? तो 1904 ईस्वी में। कहाँ की थी? तो ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। ढाका में इसकी कितनी शाखाएं थी? तो लगभग 500 शाखाएं थी। किसकी? तो ढाका अनुशीलन समिति की। तो सवाल है कि किसने की थी? तो पी मित्रा और पुलिन दास ने। कब की थी? तो 1904 ईस्वी में। कहाँ तक की थी? तो ढाका में की थी। और इसकी कितनी शाखाएं थी ढाका में? तो 500। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। और 11 दिसंबर 1908 को क्या होता है कि अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कब? तो 11 दिसंबर 1908 को। किसको? तो अनुशीलन समिति को क्या किया गया? तो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया कि 30 अप्रैल 1908 को जो है मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। किसने किया? तो ये दो लोग। क्वेश्चन देखिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कब? तो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज कौन था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया। गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। यानी कि गलती से बम क्या हुआ कि दूसरे गाड़ी की कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे क्या हुआ कि 2 महिलाएं जो है प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली। चाकी जो थे ये प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए। और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई। और खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को क्या दी गई? तो फांसी दी गई। चलिए, चाकी जो है ये आत्महत्या की है। और कैनेडी जो था ना वो भारतीय स्वतंत्रता में मतलब जो है ना इंडियन भारतीयों को सपोर्ट करता था। तो क्या हुआ कि वो सपोर्ट करता था कैनेडी, लेकिन जो सपोर्ट करता था उसी के समझिए कि गाड़ी पर बम गिर गया और समझिए कि उसी की पत्नी या बेटी जो भी थी वो खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। खुदीराम बोस जो है बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बीरेंद्र कुमार घोष थे। युगांतर दल के नेता कौन थे? तो बीरेंद्र कुमार घोष थे। कौन थे? तो बीरेंद्र कुमार घोष थे। किसके? तो युगांतर दल के। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। चलते हैं। खुदीराम बोस जन्म 1889 ईस्वी। खुदीराम बोस जन्म 1889 ईस्वी। ग्राम हबीबपुर जिला मेदना पश्चिम बंगाल। ग्राम हबीबपुर जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। पकड़ने वाली पुलिस कौन थी? फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्नडफ
खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन था? कर्नाटक था। सरकारी वकील मानुक और विनोद मजुमदार। सरकारी वकील कौन था? तो सरकारी वकील मानुक और कौन था? विनोद मजुमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन था? कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। अलीपुर षड्यंत्र केस, क्वेश्चन लगाते जाइए। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। 18 मई जो है 1908 को क्या किया गया कि कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इन व्यक्तियों को जो है अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया। 19 अगस्त 1908 को जो है 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया। 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। 7 सितंबर 1908 को जो है 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है और यही मुकदमा जो है अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह जो है नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र घोष और कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इस केस के सरकारी गवाह कौन थे? नरेंद्र नाथ गोसाई को क्या हुआ कि अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। इसके लिए क्या हुआ कि दोनों को फांसी की सजा दी गई। बारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास, उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन कालापानी की सजा मिली। किसको किसको कालापानी की सजा मिली? तो बारिंद्र कुमार घोष को, उल्लासकर दत्त को, हेमचंद्र दास को और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन कालापानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दी गई। बाकी वाले लोगों को जो है 10 वर्ष की, 7 वर्ष की और 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। इस मुकदमे में क्या होता है कि अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ओरईविले स्थापित किया। अरविंद घोष को क्या हुआ कि छोड़ दिया गया और इससे क्या हुआ कि ये जो क्रांतिकारी जो क्रियाकलाप थे इससे ये अलग होकर पांडिचेरी चले गए और वहाँ पर क्या किया कि ओरईविले नामक क्या हो कि आश्रम को स्थापित किए। ओरईविले नामक आश्रम को स्थापित किए। कौन? तो अरविंद घोष। पूरी तरह से ये बदल गए। तो अलीपुर षड्यंत्र केस ये है। चलिए, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर। महाराष्ट्र में जो है विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। महाराष्ट्र में क्या होता है? क्वेश्चन मारिए। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, जिनको बीडी सावरकर बुलाया जाता है, 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापित की। किसकी की? तो महाराष्ट्र में। किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। कब? तो 1904 ईस्वी में। कौन सी संस्था? अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य PN बापट। अभिनव भारत संगठन के सदस्य कौन थे? PN बापट। बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। यानी कि अभिनव भारत के संगठन के सदस्य कौन थे? PN बापट थे। ये बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए? तो पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताएं की रचना की थी। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई कौन थे? गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचनाएं की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने नासिक के जज कौन है? जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। जिसके कारण क्या होता है कि नासिक के जज जो है जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। किसने? पर तो विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने जो कविता लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जो भी सजा मिला था इस सजा से अनुचित मानकर क्या किया कि अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन के हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। किसको? तो अनंत लक्ष्मण कन्हरे को, कृष्णजी गोपाल कर्वे को और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। किसके मृत्यु के कारण? मतलब किसको मारने के कारण? तो जैक्सन को मारने के कारण।
बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। सवाल बनाइए यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856 को। कहाँ? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी, यानी कि मराठा जो था, मराठा नाम है मराठा, मराठी भाषा मत समझिएगा कि मराठा है तो मराठी भाषा नहीं, नाम है मराठा, उसका उल्टा है अंग्रेजी भाषा में। दैनिक पत्र केसरी, केसरी जो है, केसरी है हिंदी और ये मराठी भाषा में, ठीक है ना। ये पत्र, दो पत्र जो थे ये नवजागरण प्रारंभ किया गया था, ये ना दो पत्रों को ये प्रारंभ किए थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी और दैनिक पत्र केसरी मराठी यानी मराठी भाषा में था नाम के दो पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया, यानी कि लोगों में नवजागरण यानी कि नई चेतना पैदा करने की कोशिश की है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक जो है 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया, और यही कारण कि आज भी गणपति उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र मुंबई में। और शिवाजी वहाँ पर वो कौन सी पार्टी है, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सब शिवाजी का वो बोलते हैं कि पार्टी है, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया।